हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग? एकदम अच्छे हो ना? तो अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ ऐसी बातें जो हमारी डेली लाइफ में यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग क्रिकेट सभी लोग खेलते होंगे। अगर कुछ लोग नहीं खेलते होंगे तो देखा जरूर होगा, और आप डायग्राम में भी देख सकते हो। हमने आप लोगों के लिए एक डायग्राम भी लेके आए हैं कि जब एक क्रिकेटर बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथों को पीछे कर लेता है। ठीक है, why the cricketer move his hand in forward direction, not in forward direction, in backward direction while catching a ball। बॉल को कैच करते टाइम एक क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों हटाता है? क्या इसका कोई रीजन है या उसको बस एक फैशन बना हुआ है कि नहीं सर, हमें हाथों को पीछे करना ही करना है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में, जब लॉन्ग जंप का प्लेयर या फिर लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है, उनके जितने भी प्लेयर्स होते हैं, एथलीट होते हैं, जब वो फॉल होते हैं तो या तो उनके पास में हीप ऑफ सैंड होता है, मिट्टी होती है, या फिर उनको कुशन प्रोवाइड कराते हैं जिससे उन पर वो गिर सकें। आपने देखा होगा जब वो फॉल होते हैं तो उनके कहीं भी चोट नहीं लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? वाई द एथलीट ऑफ लॉन्ग जंप और हाई जंप आर प्रोवाइडेड अ हीप ऑफ सैंड और कुशन। ओके, तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जो कराटे प्लेयर्स होते हैं, है ना, कराटे प्लेयर्स होते हैं, कई सारी टाइल्स वगैरह एक साथ रखते हैं और एक साथ उस पर एक अपना हैंड मारते हैं और सारी टाइल्स टूट जाती हैं। तो कभी सोचा है कि सर ऐसे कैसे हो जाता है? क्या हम लोग भी ऐसा कर सकते हैं? हम भी टाइल्स वगैरह लगाएं और एक साथ हाथ मारें, क्या सारी टाइल टूट जाएंगी? तो नहीं स्टूडेंट, ऐसा नहीं होता है। इन सारे ही क्वेश्चंस के पीछे साइंस है और वही साइंस हम आपको बताने वाले हैं। इन सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि व्हाई द क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल कैचिंग अ बॉल। क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों मूव करता है जब वो एक बॉल को कैच करता है? सबसे पहले सेकंड लॉ आप लोगों को याद होना चाहिए। सेकंड लॉ में हमने आपको बताया था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम याद होना चाहिए। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज पहले आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख लीजिए। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है तो हमको मैसेज कर दीजिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ओके, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, आपको याद आना चाहिए F इक्वल एम वी माइनस यू अपॉन टी। ये हमने आप लोगों को सेकंड लॉ या सेकंड लॉ में हमने आप लोगों को ये बात पढ़ाई है। अब यहां से एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंस और इनडायरेक्ट डिपेंडेंस। इसकी बात हमने आप लोगों से पहले भी की हुई है कि जब एक क्वांटिटी में इंक्रीज होगा तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे आप मार्केट जाओ, मार्केट में आपको पेन लेने हो और पेन लेंगे तो जितने ज्यादा पैसे होंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे, जितने कम पैसे होंगे उतने नंबर ऑफ कम पेन कम लेके आओगे। तो नंबर ऑफ पेन एंड रेट जो रुपीज है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अगर एक क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे और दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाए तो ये इनडायरेक्ट डिपेंडेंट होता है। इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में आप लोगों को बताया भी हुआ है, फिर से बता दिया। अगर स्पीड ज्यादा होती है, आप अपनी बाइक से, साइकिल से, बस से घर जा रहे हैं, आप स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो स्पीड और टाइम कैसे डिपेंड करते हैं? इनडायरेक्टली। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों को हमने भी पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स में, मोशन के बारे में जब पढ़ाया था। तो जो स्पीड है वो टाइम पर कैसे डिपेंड करती है? इनडायरेक्टली डिपेंड करती है। जब स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम कम होगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब क्या है, फॉर्मूले में हम कैसे देखते हैं कि कोई भी चीज डायरेक्टली डिपेंड कर रही है या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अगर कोई क्वांटिटी सामने सामने लिखी हुई है, जैसे स्पीड है और डिस्टेंस है, तो ये दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली डिपेंड करेंगी। और अगर स्पीड है और टाइम है, मतलब एक क्वांटिटी ऊपर है और दूसरी क्वांटिटी नीचे है, तो उस कंडीशन में दोनों क्वांटिटी इनडायरेक्टली डिपेंड करेंगी। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं जो फोर्स है वो मोमेंटम पर या मास पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा मास होगा ऑब्जेक्ट का, हमें उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसे मूव करने के लिए। ठीक है, लेकिन जो फोर्स है वो टाइम पर कैसे डिपेंड कर रहा है? इनडायरेक्टली। फोर्स डिपेंड ऑन टाइम इनडायरेक्टली। अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा,
और टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब बस इसी बात को आप लोग समझें कि सर टाइम कौन सा टाइम। देखिए जब एक बॉल आ रही है, मान लीजिए हम पहला क्वेश्चन लिया है, व्हाई द क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन वाइल कैचिंग अ बॉल, राइट। तो जब बॉल आती है प्लेयर की तरफ, तो बॉल का कुछ ना कुछ मास होता है, चलो हमने मान लिया बॉल 1 किलो की है, ठीक है। और बॉल मूव करते हुए आती है, बहुत फास्ट आती है, तो उसकी कोई ना कोई स्पीड भी होगी, वेलोसिटी भी होगी। चलो हमने मान लिया जो वेलोसिटी है वो 300 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मोमेंटम कितना है, मोमेंटम का फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया था, P इक्वल mv 1 इंटू 300, तो 300 मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो जब बॉल प्लेयर की तरफ आ रही है तब बॉल का मोमेंटम कितना है, 300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब बॉल प्लेयर के हैंड में आती है तो बॉल रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, और स्टॉप होने का मतलब उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो फाइनल मोमेंटम कितना होगा जब बॉल रुक जाएगी, तो मास 1 किलोग्राम है, स्पीड 0 हो जाएगी, तो मोमेंटम कितना हो गया, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गई। जब बॉल मूव कर रही थी तो मोमेंटम हमने मान लिया कि बॉल का मास 1 kg है और बॉल 300 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और जब बॉल स्टॉप हो जाएगी तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, जब बॉल हाथों में आ जाएगी और हाथों में आने पर स्टॉप हो जाएगी। बस यही कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। तो इसका आंसर आप आसानी से समझ जाओगे कि क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे क्यों करता है। देखिए हम लिख भी सकते हैं, व्हेन क्रिकेट प्लेयर मूव his hand in backward direction while catching a ball। ये तो क्वेश्चन हो गया कि वाई क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल कैचिंग अ बॉल। तो आप बस इतना लिख दीजिए, व्हेन क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल कैचिंग अ बॉल ही रिड्यूस नॉट रिड्यूस। जब आप सोचो अगर आप बॉल को डायरेक्टली हाथों से पकड़ लोगे तो मोमेंटम 0 तो होना ही होना है, लेकिन टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। भाई बॉल आ रही है फास्ट, एक साथ आपने ऐसे बॉल को पकड़ लिया तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0 होगा कम टाइम में, ओके। और जब आप हाथों को पीछे लाओगे तो मोमेंटम तो 0 अभी भी होना है, मोमेंटम तो 0 होना ही होना है, ये तो बात फैक्ट है। क्यों, क्योंकि बॉल स्टॉप होनी है। लेकिन जब आप डायरेक्टली कैच करोगे और बॉल को हाथों को पीछे लेके आओगे तो दोनों कंडीशन में चेंज क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में चेंज हो रहा है टाइम। जब डायरेक्टली बॉल को पकड़ोगे तो टाइम कम लग रहा है मोमेंटम को 0 होने में, और जब टाइम कम लगेगा तो इस फॉर्मूले को देखो, टाइम कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर। और जब आप अपने हाथों को पीछे करोगे तो टाइम, बॉल का मोमेंटम 0 होना है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो हाथों पर फोर्स कम लगेगा, और जब फोर्स कम लगेगा तो हमारे हाथों पर कोई भी चोट वगैरह नहीं लगेगी। आप डायरेक्टली बॉल को पकड़ोगे तो टाइम, सोचो डायरेक्ट बॉल को पकड़ेंगे तो मोमेंटम तो 0 होना ही होना है बॉल का हर कंडीशन में। जब डायरेक्टली पकड़ेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, एक साथ बॉल स्टॉप हो जाएगी। और जब हाथों को पीछे करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। कौन सा टाइम, मोमेंटम के 0 होने में टाइम ज्यादा लगेगा जब हम अपने हाथों को पीछे की तरफ मूव करेंगे, और जब हम डायरेक्टली बॉल को पकड़ेंगे तो मोमेंटम के 0 होने में टाइम कम लगेगा, और जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। तो ही क्या करता है, वो अपने हाथों को जब पीछे करता है तो ही इंक्रीज द टाइम टू reduce the momentum 0। वो टाइम को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कौन सा टाइम, टू रिड्यूस द मोमेंटम 0। मोमेंटम के 0 होने में जो टाइम लग रहा है जब अपने हाथों को हम पीछे करते हैं क्रिकेट प्लेयर, तो क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। और फ्रॉम दिस फॉर्मूला, फिर आप इस फॉर्मूले को लिखोगे, उसके बाद में लिख सकते हो फ्रॉम this formula it is clear that
टाइम क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इफ टाइम इज इंक्रीज्ड देन फोर्स इज डिक्रीज्ड। द फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और आपको आंसर में ये सारी बातें लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमने आपको समझा दी है कि मोमेंटम जब बॉल स्टॉप होगी तो मोमेंटम क्या होने वाला है, बॉल का जीरो होने वाला है, और जब बॉल मूव कर रही है तो मोमेंटम जीरो नहीं है। तो यही रीजन है कि जब क्रिकेट प्लेयर अपने बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। डायरेक्शन आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस डायरेक्शन में मूव करता है, क्वेश्चन में भी दिया जाता है। तो क्यों मूव करता है, ही, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ये लाइन याद करनी है, ही इंक्रीज द टाइम। बस जो हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया उन तीनों ही क्वेश्चन में आपको बस टाइम का देखना है कि टाइम इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और जब टाइम डिक्रीज हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यही है कि वाई एथलीट ऑफ हाई जंप और लॉन्ग जंप आर प्रोवाइडेड अ हीप ऑफ सैंड और कुशन टू फॉल ऑन इट। उनको गिरने के लिए, उनको फॉल होने के लिए या तो मिट्टी प्रोवाइड होती है या फिर कुशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, अब आप सोचो, जब क्रिकेट हाई जंप का प्लेयर बहुत तेज रनिंग करके आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मान लो आदमी का मास है 60 kg और मूव कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, 60 इंटू 10 दैट इज 600 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इतने मोमेंटम से जो एथलीट है वो रन कर रहा है, भाग रहा है, और जब फॉल करेगा, जंप करेगा तो भाई रुकेगा भी, जमीन पे गिरेगा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि वो रुक गया है, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई है। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो मास कितना भी हो, वेलोसिटी जीरो है, जीरो से जो टकराएगा वो खुद जीरो हो जाएगा, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब आप सोचिए मोमेंटम के जीरो होने में टाइम कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, बस यही सोचना है कि मोमेंटम के जीरो होने में टाइम कम लग रहा है या फिर ज्यादा लग रहा है। अब आप देखो, जब आपको हाई जंप का प्लेयर एकदम, मान लीजिए उसको बोला जाए कि आप संगमरमर का एकदम पत्थर बढ़िया सा, हमने टाइल वगैरह लगवा रखी है, उस पर फॉल होके दिखाइए, है ना, तो उस पर फॉल होगा तो क्या होगा, उसकी कम से कम 2-4 हड्डी तो टूट जाएंगी। क्यों टूट जाएंगी, और जब मिट्टी पे गिरता है या फिर कुशन पे गिरता है तब तो सर उसके कोई भी चोट नहीं लगती है, ऐसा क्यों होता है, यही क्वेश्चन है। बात क्वेश्चन समझ गए ना, आंसर समझते हैं। जब मान लीजिए टाइल्स पर फॉल होगा, एकदम संगमरमर का पत्थर आदमी लगवाया हुआ है, अच्छा था, चिकना चिकना मशीन लगा के एकदम, और उससे बोला जाए कि अब यहाँ पे आप हमको हाई जंप या लॉन्ग जंप का फॉल करके दिखाइए, तो भाई वो साहब मना कर देगा कि हम यहाँ पर नहीं फॉल होंगे। क्यों नहीं फॉल होंगे, क्योंकि जब एथलीट फॉल होगा तो मोमेंटम के जीरो होने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, क्योंकि एक साथ रुक जाएगा, एक साथ रुकेगा मतलब टाइम कम लगेगा, और जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो उसके चोट लग सकती है। और जब मिट्टी पे गिरेगा तो आपने देखा होगा जब मिट्टी पे फॉल होता है तो एक साथ नहीं रुकता है, वो थोड़ा फिसल जाता है आगे की तरफ, राइट, एक साथ नहीं रुकता है, क्या होता है, आगे की तरफ फिसल जाता है, जिससे अब एक साथ नहीं रुका ना, मतलब रुकेगा तो सही लेकिन टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। दूसरा, कुशन पर फॉल होगा, गद्दे पर फॉल होगा तो क्या होता है, फिर से सोचो, रुकना तो है, उसका मोमेंटम तो जीरो होना है, क्या एक साथ रुक जाता है, या जब गद्दे पर फॉल होता है तो गद्दे क्या होते हैं, नीचे की तरफ दबते हैं, तो मोमेंटम के जीरो होने में टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा तो फिर फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही रीजन होता है कि जो एथलीट होते हैं हाई जंप के या लॉन्ग जंप के, उनको फॉल होने के लिए क्या प्रोवाइड किया जाता है, या तो सैंड प्रोवाइड कराई जाती है, मिट्टी, या फिर कुशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, क्वेश्चन तो हमने पहले बता दिया, आंसर बता देते हैं। आंसर में बस आपको इतना चेंज करना है, ये वाली लाइन हटा दीजिए, इस वाली लाइन की जगह पर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही लिख दीजिए, व्हेन द एथलीट ऑफ हाई जंप और लॉन्ग जंप फॉल ऑन हीप ऑफ सैंड और क्वेश्चन ही इंक्रीज द टाइम। समझ गए हो ना कि टाइम इंक्रीज क्यों हो रहा है, कि भाई एक साथ नहीं रुकेगा, गद्दा होगा तो गद्दा दबेगा, थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा,
मिट्टी होगी तो मिट्टी में फिसल जाएगा, मोमेंटम के जीरो होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। जब ही इंक्रीज द टाइम टू रिड्यूस द मोमेंटम जीरो, फिर ये फॉर्मूला लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सेकेंड लॉ। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। एंड फिर ये लाइन लिख दीजिए कि इस फॉर्मूले से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर टाइम ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, कि जो कराटे प्लेयर होता है वो कैसे सारी टाइल्स को एक हाथ से ही तोड़ देता है, मतलब एक हाथ से मतलब बहुत फास्ट लेके आता है अपना हाथ और सारी टाइल्स एक ही साथ ब्रेक हो जाती हैं। अब आप सोचो, जब अपने हाथ को बहुत फास्ट लेके आ रहा है तो मोमेंटम होगा हाथ का, बिल्कुल होगा, क्योंकि हाथ का कुछ ना कुछ मास होगा और मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी, इसलिए मोमेंटम होगा। और जब वो टाइल्स को एक साथ मारेगा तो हाथ रुकेगा, और हाथ रुकेगा तो मोमेंटम जीरो भी होगा। तो आप सोचिए, अगर वो ऐसे धीरे धीरे ला रहा है हाथ, आपको टाइल्स ब्रेक करनी है कराटे प्लेयर को, तो कैसे लाता है? धीरे धीरे लाता है, ऐसे आराम से, ऐसे टूट जाएंगी टाइल्स? नहीं, बहुत फास्ट लेके आना पड़ता है। तो जब धीरे धीरे ला रहा है तो टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, मोमेंटम के जीरो होने में टाइम ज्यादा लगेगा। और जब एकदम फास्ट लाएगा तो फिर क्या होगा? मोमेंटम जीरो होना है लेकिन टाइम कम लगेगा, और जब टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। और अगर आप धीरे धीरे लेके आओगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर फोर्स कम लगेगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि व्हेन कराटे प्लेयर मूव हिज हैंड वेरी फास्टली, जब कराटे प्लेयर, चलो लिख देते हैं, व्हेन कराटे प्लेयर मूव हिज हैंड वेरी फास्टली, ठीक है, तो वो क्या कर देता है? टाइम को कम कर देता है या फिर टाइम को ज्यादा कर देता है? ही डिक्रीज द टाइम, ठीक है, वो टाइम को कम कर देता है। और जब टाइम को कम कर देता है, ही डिक्रीज द टाइम टू रिड्यूस द मोमेंटम जीरो, एंड फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज क्लियर दैट इफ टाइम इज डिक्रीज्ड, जब टाइम कम लगेगा, देन फोर्स इज इंक्रीज्ड, तब फोर्स क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? फोर्स ज्यादा लगेगा, और फोर्स ज्यादा लगेगा तो फिर टाइल्स भी ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग कभी घर पे करके मत देखिएगा कि लाओ आज हम सर कराटे प्लेयर आपको बन के दिखाते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करके आप कहो कि हम भी सारी टाइल्स को एक हाथ से तोड़ के दिखाएंगे, तो ऐसा मत करिएगा, आपके हाथ में चोट लग जाएगी। उसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं काफी, एक साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत फास्ट लेके आना पड़ता है, तब हाँ प्रैक्टिस करोगे तब बात अलग है। तो इन तीन क्वेश्चंस को आप लोग समझ गए हो कि जब क्रिकेट प्लेयर अपने हाथों को पीछे की डायरेक्शन में क्यों करता है। आप क्रिकेट खेलते हो लेकिन शायद आपको इसका आंसर नहीं पता था पहले से, लेकिन अब पता चल गया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम के एक ही लैंग्वेज लिखनी है, मोमेंटम के जीरो, बस आपको ये ध्यान रखना है टाइम कम लग रहा है या फिर ज्यादा लग रहा है। मोमेंटम के जीरो होने में टाइम कम लगेगा, सॉरी ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। हाई जंप लॉन्ग जंप वाले में भी यही आंसर लिखना है कि मोमेंटम के जीरो होने में टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स कम लगेगा। लेकिन कराटे प्लेयर वाले में टाइम कम लगेगा क्योंकि बहुत फास्ट मूव करेगा, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगेगा तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आंसर आप हमको कमेंट सेक्शन में करके बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो ड्राइवर होते हैं कार के, जब वो ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं। आपने देखा भी होगा, डायग्राम में भी देख सकते हो, हम आपके लिए हर चीज का डायग्राम भी लेके आते हैं। तो जब ड्राइवर सीट बेल्ट पहनते हैं, वाई दे वियर सीट बेल्ट, वो सीट बेल्ट को क्यों पहनते हैं, उसका क्या रोल है, और सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपको आंसर हमको बताना है, ठीक है। चलो हम आपको आंसर भी बता देते हैं थोड़ा बहुत। जब एक साथ ब्रेक लगेंगे, जब कार मूव कर रही है तो मोमेंटम होगा, एक साथ ब्रेक लगे, सामने कोई आ गया तो भाई ड्राइवर एक साथ ब्रेक लगाएगा, और ब्रेक लगाएगा तो फिर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ड्राइवर आगे की तरफ मूव हो जाएगा। तो फिर आगे की तरफ मूव होगा तो उसका जो सर है वो स्टीयरिंग वगैरह से टकरा सकता है, उसकी चोट लग सकती है, ठीक है। और जब सीट बेल्ट होगी तो सीट बेल्ट क्या कर देती है, वो मोमेंटम के जीरो होने में टाइम को ज्यादा कर देती है। क्यों? क्योंकि एक साथ नहीं रुकता है, ठीक है, मोमेंटम
जीरो होने में टाइम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है सोच लो, जब सीट बेल्ट नहीं होगी तो एक साथ जाके टकराएगा प्लेयर, सॉरी नॉट प्लेयर, ड्राइवर एक साथ आगे की तरफ टकराएगा तो मोमेंटम जीरो होगा, चोट लगेगी। और जब सीट बेल्ट लगी होगी तो फिर एक साथ नहीं टकराएगा, सीट बेल्ट स्ट्रेच होती है तो टकराएगा तब भी, लेकिन मोमेंटम के जीरो होने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और जब टाइम ज्यादा लगेगा तो फोर्स भी कम लगेगा। आप यही लिख सकते हो कि व्हेन ही वियर द सीट बेल्ट and he apply brake, then he increase the time to reduce the momentum zero, and from this formula if time is more force is less। तो आई होप कि ये सारे एक्सप्लेनेशन आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में भी राइट करिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं।